जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका सीडीपी बूस्टर सेट की एक और बेहतरीन क्लास में। कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और आपको साथ ही साथ वीडियो करना है शेयर और देना है एक प्यारा सा लाइक, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करता है इसकी बेहद इंपॉर्टेंट क्लास, और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए एग्ज़ाम की जो डेट है बिल्कुल नज़दीक आ रही है। आपको कम समय में बेहतर तैयारी करना है, ताकि जो आगामी 55,000 शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें आपको चयनित भी लेना होना है, एक सीट भी लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है, यानी कि वो जो 3 प्रक्रियाएं कर रहा है, यानी एकत्र करने का, फिर उन्हें पढ़ा रहा है, फिर योजना बना रहा है, और साथ ही साथ अगली जो प्रक्रिया होने वाली उसको समायोजित कर रहा है। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि इसमें करना क्या। देखिए वीडियो बिल्कुल फटाफट होने वाले, यानी कम समय में आपको चीज़ें बेहतर मिलने वाली हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है सीखने का आकलन, बी में कहा जा रहा है सीखने के रूप में आकलन, सी में कहा जा रहा है सीखने के लिए आकलन, या फिर डी में कहा जा रहा है कि सीखने के समय आकलन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो सभी प्रक्रियाएं हो रही वो किसके अंतर्गत हो रही हैं, वो हो रही हैं सीखने के आकलन के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 110% करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। खुले अंत वाला प्रश्न, परियोजना अवलोकन, या फिर डी में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, तो वो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। अच्छा, ये रचनात्मक कार्य होते क्या है या फिर रचनात्मक आकलन होते क्या है, तो वो होते हैं खुले अंत वाले प्रश्न। यदि आपको ऑप्शन ये पूछ दिया जाए कि उपर्युक्त में से रचनात्मक आकलन हो रहा है, तो उसमें आपको 3 ऑप्शन में आपको बिल्कुल ध्यान देना है। इन 3 ऑप्शन में से आपको क्वेश्चन में एक ऑप्शन जरूर मिलेगा खुले अंत वाला प्रश्न, परियोजना आकलन। ये तो जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल रचनात्मक आकलन से संबंधित हैं। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप अध्यापक या अध्यापिका दोनों रख सकते हैं। तो सोचिए कि उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है। यहाँ पे आपको खुद अपने आप को रख के सोचना है कि आप किस टाइप्स के हो कि बच्चों के लिए बेहतर और बढ़िया बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना, बी में कहा जा रहा है समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर बल देना, सी में कहा जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखा करना, या फिर डी में कहा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। देखिए एक शिक्षक की सबसे जो बेहतरीन क्वालिटी है, जो सबसे उत्तम सर्वोत्तम गुण है, वो क्या हो सकता है, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। बेहद ही उम्दा क्वालिटी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 120% करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए लड़के एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सही हो सकता है, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के विषय में जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो बताना है कि कौन सही हो सकता है। देखिए ए में कहा जा रहा है कि लड़कों को घर से बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, बी में कहा जा रहा है कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, सी में कहा जा रहा है कि सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर डी में कहा जा रहा है लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। देखिए लड़कों और लड़कियों के विषय में जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। इट इज़ वेरी 110% करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए भाषा यानी कि ज्ञान अर्जन की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, बी में कहा जा रहा है कि शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक, सी में कहा जा रहा है शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, या फिर डी में कहा जा रहा है शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता के लिए शामिल करना। देखिए सक्रिय भागीदारिता बिल्कुल टैग वर्ड भी है ऑप्शन को सही चूज करने का, ठीक है। इसलिए मैं जब भी कोई ऑप्शन
के साथ कोई क्वेश्चन आपको बताता हूँ, चीज़ें समझाता हूँ, तो उसको टैग भी बताता हूँ ताकि आपको कम समय में बेहतर तैयारी हो पाए। आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझनी है और साथ ही साथ 130 प्लस स्कोर लाना है। और एक प्यारा कमेंट भी करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप कम से कम अपने एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी मेरे भाई बहन की हेल्प हो सके। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन को मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं। देखिए, बात कर रही है शिक्षण में, ठीक है, यानी कि अध्यापन में, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, हाँ अब सही है। देखिए, ए में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। बी में कहा जा रहा है कि उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। सी में कहा जा रहा है कि विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन। या फिर डी में कहा जा रहा है कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो देखिए, विद्यार्थी के अंतर्दृष्टि से जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। तो देखिए, बात यहाँ पे हो रही है, मान लीजिए बच्चा जिस स्तर का है, मान लीजिए कोई बच्चा है जो अधिगम को धीरे धीरे सीख रहा है, तो हमें चीज़ें बिल्कुल उसके अनुरूप उसको सिखानी है। यानी कि बच्चे के जैसी रुचि होगी, हमें उसके हिसाब से सारी चीज़ें करनी होगी ताकि उसका जो आकलन संबंधी चीज़ें हैं वो बिल्कुल चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख सके, समझ सके, उसका उपयोग कर सके। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पे आप डबल स्टार लगा लीजिए। देखिए, इसके ऑप्शन क्या है। ए में कहा जा रहा है कि उन्हें कार्य करने के लिए प्रयुक्त करना। बी में कहा जा रहा है कि बच्चे की छवि की सुरक्षा करना। सी में कहा जा रहा है उनके अंकों में सुधार करना। या फिर डी में कहा जा रहा है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। देखिए, बच्चे को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देना क्या होता है, किसका परिणाम होता है? तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। देखिए, बच्चे को दंडित करना उसके विकास के लिए, उसके अधिगम के लिए बेहद ही खतरनाक होता है, डेंजर होता है। इसलिए हमें किसी भी बच्चे को शाब्दिक या गैर शाब्दिक रूप से दंडित नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे को दंड देने से क्या होता है, जो उसकी स्वयं की अवधारणा होती है, जो उसका स्वयं का विचार होता है, जो थाट होता है, वो नष्ट हो जाता है। यानी कि वो अपने आप को व्यक्त करने में, अपनी चीज़ों को व्यक्त करने में क्या होता है, असहज फील करता है, डरता है, कमजोरी महसूस करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। देखिए, भाई बहनों एवं अध्यापक, अध्यापकों एवं साथियों, माता पिता या फिर माता पिता एवं भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है, तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, माता पिता एवं भाई बहन। देखिए, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो समूह में स्वीकार्य। यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में भी कौन कौन से लोग होते हैं जो एक बच्चे को जानकारी प्रदान करते हैं, चीज़ों को सिखाते हैं, समझाते हैं? तो वो होते हैं माता पिता एवं भाई बहन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? समूह परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। ए में कहा जा रहा है कि 18 से 11 वर्ष, बी में कहा जा रहा है 18 से 24 वर्ष, सी जन्म से 6 वर्ष, या फिर डी में कहा जा रहा है कि 6 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा क्या जा रहा है, समूह परवर्ती बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आती है। ये जो एज है, ये जो समय पीरियड है, वह बाल्यावस्था श्रेणी के, यानी कि परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए आवश्यक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जानिए कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन बिल्कुल भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए जो सीडीपी बूस्टर सेट की सीरीज चले चैनल पे, आपको एक भी सेट मिस नहीं करना है, सारे के सारे सेट को अटेंड करना है, बिल्कुल चीज़ों को अच्छे ढंग से समझना है। यदि आप एक ही बार में सीटेट क्रैक करना चाहते हैं, बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, तो चलिए देखिए इसके बारे में देख लीजिए कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए क्या आवश्यक है। इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। बी में कहा जा रहा है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। सी में कहा जा रहा है गलतियां कम करने के लिए। डी में कहा जा रहा है यह समझने के लिए कि अधिगम का
किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, सुधार किया जा सकता है। देखिए सतत एवं व्यापक व्याकरण के विषय में जो सबसे सटीक ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार का अवलोकन किया जा सकता है, दर्ज किया जा सकता है, वह सुधार किया जा सकता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल डी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए सही नहीं है, देखिए नहीं वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल ट्रेंडी क्वेश्चंस होते हैं, सीटेट का बिल्कुल फेवरेट होते हैं। यानी आपको सीटेट एग्जाम के जितने भी आपके 5 पेपर देंगे, यानी कि पांचों सेक्शन में आपको, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर ईवीएस हो, मैथ हो, आपको प्रत्येक सेक्शन में नहीं वाले क्वेश्चन बिल्कुल मिलने वाले हैं। सो आप चीज़ों को बिल्कुल बेहतर ढंग से समझिएगा। देखिए ऑप्शन 1 में देखिए ए में कहा जा रहा है समूह कार्य में सक्रिय भागीदारिता, बी में कहा जा रहा है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करना चाहें, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सी में कहा जा रहा है कि कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना, या फिर डी में कहा जा रहा है कि सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सबसे सही ऑप्शन है, यानी कि नहीं वाला ऑप्शन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। बी में कहा जा रहा है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये क्या है, ये सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, उचित नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए बुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयर फोर्स पायलट बनने के निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। यदि आप एयर फोर्स पायलट बनना चाहते हैं तो इसमें से कौन सी बुद्धि है। देखिए अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, गतिक, स्थिर। तो देखिए बुद्धि के सिद्धांत में एयर फोर्स पायलट बनने के में जो सबसे बुद्धि आवश्यक होती है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो गतिक बुद्धि होती है वो आवश्यक होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी है, यानी कि जी का क्या मतलब होता है स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत में। देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि अनुवांशिक बुद्धि, बी में कहा जा रहा है उत्पादक बुद्धि, सी में सामान्य बुद्धि, जी में वैश्विक बुद्धि। देखिए बुद्धि की स्पीयरमैन यानी कि जो जी होता है, यानी कि जो जी कारक होता है, ये किसका संकेतक होता है, यानी कि जी कारक से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो जी कारक से मतलब होता है सामान्य बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 110% करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि जो स्पीयरमैन की परिभाषा है बुद्धि की, उसमें जो जी है वो सामान्य बुद्धि की तरफ इंगित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। देखिए जो लैंगिक पूर्वाग्रह है या फिर लिंग असमानता या फिर समानता, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो देखिए जहां तक सीटेट एग्जाम पूछता है बिल्कुल इंक्लूड है, इसीलिए इस सेट का नाम रखा गया है सीडीपी बूस्टर सेट। यानी कि जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, और ये मेरा चैलेंज है, इसे अटेंड करने के बाद आपका स्कोर बेहतर होगा और आपको चीज़ें बिल्कुल नई और बढ़िया सीखने को मिलेंगी। तो इसके ऑप्शन आप देख लीजिए। ए में कहा जा रहा है विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, बी में कहा जा रहा है कक्षा 12 में लड़के और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशेष योग्यता, सी में कहा जा रहा कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के लड़कियों की संख्या की तुलना, डी में कहा जा रहा है क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। यानी कि इसमें से वह कौन सा ऑप्शन है जो यह दर्शाता है कि वहाँ पे लैंगिक मतभेद हो रहा है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कक्षा 12 तक पहुँचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना। हमें बच्चों और बच्चियों में तुलना बिल्कुल नहीं करना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है, यहाँ पे लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए विद्यालय आधारित आकलन है, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में वो कौन सा आकलन है जहाँ पे विद्यालय आधारित आकलन हो रहा है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकी पर केंद्रित है, बी में कहा जा रहा है क्या आकलित किया जाएगा इस पर नियंत्रित करता है, रचनात्मक, सी में कहा जा रहा है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में सहायता करना या सहायक होता है, डी में कहा जा रहा है परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देना। ही विद्यालय आधारित आकलन की बात हो रही है, तो विद्यालय आधारित आकलन, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में सहायक होता है। यानी कि ये जो रचनात्मक चीज़ें होती है, यानी बच्चों को रचनात्मकता चीज़ों में लगाना बिल्कुल उनके सीखने की चीज़ों में सहायक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है और विद्यालय आधारित आकलन भी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियाँ करते हैं, ठीक है, गलतियाँ करना बच्चों की स्वाभाविक बात है, और गलतियाँ क्या हैं, गलतियाँ एक पार्ट है लाइफ का। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का
आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि मान लीजिए आप ही हैं, आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी गलती करता है, तो इस परिस्थिति में इस परिस्थिति का विश्लेषण करने के बाद आप सर्वाधिक क्या उपाय लगाएंगे या इन ऑप्शन में से किसको सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि बच्चे का बुद्धि स्तर निम्न है, बिल्कुल नहीं है। बी में कहा जा रहा है बच्चे ने सभी अभी तक का संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए जब बच्चा बार बार गलती कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये उसकी गलती नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं शिक्षण व्यवस्था में मिस्टेक है। यानी कि शिक्षण व्यवस्था को सही करके हम बच्चे की गलती को सुधार सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 110% करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए वायुगोत्सकी के समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वायुगोत्सकी के समीपस्थ विकास का क्षेत्र आपको बताना है। और मैं आपको बता दूं कि चैनल पे वायुगोत्सकी के सिद्धांत यानी कि इनका जो समीपस्थ विकास का सिद्धांत है, इसकी बेहतरीन वीडियो चैनल पे अपलोड है, वहाँ पे जाइए और आप देख सकते हैं। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग वीडियो है, एक बार देखने के बाद बिल्कुल आपके माइंड में उतर जाएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर उसमें बताई गई हैं। देखिए ए में कहा जा रहा है कि अध्यापक के द्वारा किए गए सहयोग की सीमा का निर्धारण करना। बी में कहा जा रहा है बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। सी में कहा जा रहा है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। डी में कहा जा रहा है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वायुगोत्सकी के अनुसार विकास समीपस्थ क्षेत्र का क्या महत्व हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर वायुगोत्सकी के समस्त विकास का क्षेत्र है, यानी कि ZPD। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है? मूल्य विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। बी में कहा जा रहा है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। सी में कहा जा रहा है घुलने मिलने तथा समायोजन की। या फिर डी में कहा जा रहा है कि एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए आप डी वाला बिल्कुल काट ही दीजिए क्योंकि ये निगेटिव है तो ये होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है, तो 18 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि मूल्य विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करना सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। यानी कि बहुभाषी कक्षा है, उसमें अध्यापिका को सुनिश्चित करना है कि वो क्या सम्मिलित कर सकती हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता। बी में कहा जा रहा है अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सी में कहा जा रहा है कि अधिगम की न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन। या फिर डी में कहा जा रहा है आकलन उपकरण के मानकीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। देखिए अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का मीन्स क्या होगा कि बच्चा जिस स्तर से आया होगा हमें उसके अनुकूल ही अधिगम को सिखाना होगा। यानी कि बच्चा जिस चीज़ों पे इंटरेस्टेड होगा उसका सीखने का स्तर जैसा होगा, अध्यापिका भी अपने सिखाने के स्तर को सेम करेगी ताकि बच्चा चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख पाए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट की तरफ। देखिए इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। ठीक है, बाल विकास का सिद्धांत पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। तो इसके ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर एक में कहा जा रहा है कि विकास परिपक्व अनुभव के बीच अन्योन क्रिया है। और बी में कहा जा रहा है कि विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। सी में कहा जा रहा है कि अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। या फिर डी में कहा जा रहा है कि विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, यानी कि बाल विकास का एक सिद्धांत आपको बताना है। तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए कि विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप कम से कम अपने एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़िए, सजग और सचेत बनिए। जय हिंद, जय भारत।